सबसे पहले अपने देश के आन बान शान पूरी दुनिया में जिससे होती है पहचान, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के मानने वाले लोगों को एक साथ एक सूत्र में पिरोकर सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार देने वाला भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूं और सम्मान करता हूं। साथ ही आज हम जिससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले विश्व के महान वैज्ञानिक, महान अर्थशास्त्री, महान चिकित्सक, महान पर्यावरणविद, विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। तत्पश्चात खंड खंड बिखरे हुए भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को, इनके विचारों को भारत ही नहीं भारत की संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जियो और जीने दो के संवाहक प्रियदर्शी विश्व विजयी सम्राट अशोक महान को नमन करते हुए शिक्षा के क्रांति ज्योति जलाने वाले राष्ट्र पितामह महामना ज्योतिबा राव फूले एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं। सम्राट अशोक महान की जब नाम आता है तो एक बात जहन में घूमती है कि आखिर ऐसा उदाहरण क्यों दिया जाता है कि सम्राट अशोक ने जो किया या जो करवाया या जो चीज करने का प्रयास किया वह आज तक नहीं हुआ। इससे यह बात जहन में आती है, अगर किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है, इसका मतलब यह साबित होता है कि जो कार्य उस व्यक्ति ने किया है वह कार्य आज तक दूसरा करने वाला नहीं हुआ। यानी सम्राट अशोक के शासन नीतियों और वर्तमान भारत की नीति या वर्तमान भारत की शासन नीति, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो सम्राट अशोक की शासन नीतियां थी या सम्राट अशोक जिस प्रकार से शासन किया करते थे, जिसको सर्वलोक कल्याणकारी शासन नीति कहा गया, तो क्या आज ऐसा नहीं है कि जिस नीति पर हमारा भारत चल रहा है, जिस नीति पर भारत के लोग चल रहे हैं, जिस नीति से भारत की शासन व्यवस्था की जा रही है, वो सर्वलोक कल्याणकारी नहीं है? यानी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो हमें इन सभी चीजों को जानने के लिए क्रमबद्ध जो है पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, सम्राट अशोक महान के शासन नीतियों की तरफ या सम्राट अशोक महान के जीवन की तरफ जाना पड़ेगा, उनके कार्यकाल की तरफ जाना पड़ेगा। सम्राट अशोक महान जब भी कुछ करना चाहते थे तो जैसे आज भारत की जो संसद है, कैबिनेट है, उस तरह से सम्राट अशोक महान ने भी अपना एक संसद बनाया था, अपना एक कैबिनेट बनाया था, जहां पर कुछ करने से पहले, कुछ लागू करने से पहले, कोई नियम बनाने से पहले उसकी विस्तृत चर्चा करते थे और कराते थे। और जब यह पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता था कि जो हम करने जा रहे हैं वह किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान के लिए नहीं है, वह जो भी होगा या जो भी हम करने जा रहे हैं यह सर्वलोक कल्याण का कार्य करने के लिए जा रहे हैं। सर्वलोक कल्याण का कार्य करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं या हम उसका नियम बना रहे हैं।
या हम उसका कानून बना रहे हैं। जब सेटिस्फाइड हो जाता था तब सम्राट अशोक के विद्वान होते थे जिनका नाम था चपड़। चपड़ नाम था और उनके द्वारा वो भाषा तैयार की गई थी जिसको जो है पाली भाषा उस समय की लोक भाषा थी। और उस पाली भाषा लोक भाषा को लिखने का विधि सबसे पहले सम्राट अशोक महान के काल में पैदा हुई थी। लिखने की विधि जिसको लिपि कहते हैं, लिपि। और उस लिपि का नाम था धम्म लिपि। उस लिपि का नाम था धम्म लिपि, इसलिए सम्राट अशोक महान के अधिकतर शिलालेख धम्म लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। बाकी कुछ शिलालेख खरोष्ठी में है, कुछ अरमाइक में है। ब्राह्मी लिपि कहीं कोई नहीं है। ब्राह्मी लिपि, धम्म लिपि को ही ब्राह्मी लिपि बनाया गया। और सम्राट अशोक महान आदेश जारी करते थे कि इस कानून को, इस नियम को जो आज हमने पारित किया है, इसे सर्व लोक कल्याण के लिए, सबको जानने के लिए, सबको पढ़ने के लिए देश के चौक चौराहे पर जहां भी जगह हो वहां लगा दिया जाए, लिखवा दिया जाए। और कैसे लिखवा दिया जाए, कैसे लिखा जाता था? पत्थरों के पन्ने पर लोहे की कलम से लिखा जाता था। पत्थरों के पन्ने पर लोहे की कलम से लिखा जाता था वो अमिट जो कभी मिटेगी नहीं। वो धम्म लिपि है, कितनों मिटाइएगा मिटेगी नहीं। और वो जो लिखा हुआ जो नियम कानून था, जो धम्म शासन था, जिसको सर ने बताया धम्म महामात्य हुआ करते थे, जो सबको पढ़ करके, जो पढ़ने वाले नहीं थे, कुछ अनपढ़ थे तो कुछ ही थी संख्या में, लेकिन उन कुछ लोगों के लिए भी सम्राट अशोक महान ने धम्म महामात्यों की नियुक्ति की थी, जो धम्म के माध्यम से लोगों को उस शासनादेश का जो है ज्ञान देते थे, पढ़कर बताते थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और बाकी सबको पढ़ने का जो है अधिकार था, सबको पढ़ने के लिए बनाया गया था। यानी जनता, सम्राट अशोक के शासन की जनता और सम्राट अशोक के शासन नीतियों के बीच दूसरा कोई नहीं है। एक बिल्कुल एकदम आमने सामने अपनी आंखों से पढ़ सकते थे और पढ़ने का अधिकार था। लेकिन आज वर्तमान भारत में ये क्या हो रहा है? वर्तमान भारत में आज जो भी शासन नीति बनती है वह संसद में कैद रहती है। जनता को पता ही नहीं होता कि हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए हमारी सरकार क्या शासन नीति, कैसी नीति, कौन सा कानून बना रही है, यह जनता को पता ही नहीं है। जबकि उस समय सम्राट अशोक महान के काल में जो शासन नीतियां बनती थी वह तुरंत जैसे ही पास होती थी तुरंत जनता के बीच में उसे लाया जाता था। इससे लोग एक दूसरे से जुड़ते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्तमान भारत जो आज संचालित हो रहा है, जिस संहिता के सहारे से, जिस संहिता के ताकत से, जिस संहिता के बल से, उस संहिता का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से आज जो हमारा देश, हम और हमारे लोग शासित होते हैं, प्रशासित होते हैं और उनके अनुरूप चलने का, उनके अनुरूप आचरण करने का हम कटिबद्ध है, वचनबद्ध होते हैं। और अभी आज भी वचनबद्ध हुए। अभी तुरंत कुछ देर पहले संविधान की उद्देशिका को हाथ उठा करके पढ़ करके, इसलिए